In this session, we'll discuss law of conservation of mass, which is introduced by Antony Lavoisier. This is the first law of chemical combination. This is the first law of chemical combination, and statement of law is mass neither be create nor be destroyed मास नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय, मतलब आप मास को क्रिएट भी नहीं कर सकते और मास को डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते इन केमिकल रिएक्शन। मतलब मास नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय इन केमिकल रिएक्शन, इसका मतलब हो सकता है हम कह सकते हैं टोटल मास ऑफ रिएक्शन remains constant. Total mass of reaction remains constant, मतलब mass neither be create nor be destroy in chemical reaction. ना हम मास को प्रोड्यूस कर सकते हैं ना हम मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसका मतलब टोटल मास ऑफ रिएक्शन कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। इसको हम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं मास ऑफ रिएक्टेंट्स always equal to mass of product। मतलब जितने मास ऑफ रिएक्टेंट होगा उतना ही मास ऑफ प्रोडक्ट होगा, तो ये हम कह सकते हैं कि दे फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब मास नाइदर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय। इन दिस वे हम कह सकते हैं A प्लस बी, अगर हमने कहा इट गिव्स C प्लस डी। सपोज हमने ये केमिकल रिएक्शन कंसिडर किया तो हम कह सकते हैं मास ऑफ A प्लस बी इज इक्वल टू मास ऑफ C प्लस डी। इन दोनों के मास से क्या होंगे? मैच होंगे, दे आर इक्वल। इसका मतलब होगा दे फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इन सिंपल। और दूसरी तरह से हम कह सकते हैं बिकॉज मास के टर्म में कैलकुलेट करने की जगह पर हम इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ एटम्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स in a reactant is equal to number of atoms in product। मतलब जितने नंबर ऑफ आइटम्स रिएक्टेंट में होंगे उतने ही आइडेंटिकल आइटम्स प्रोडक्ट में रहेंगे, सिर्फ चेंज क्या होगा? मतलब केमिकल रिएक्शन हो रही है, रिएक्टेंट्स के आइटम और प्रोडक्ट के आइटम, इंडिविजुअल आइटम मैच हो रहे हैं। मैं कह रहा हूं इंडिविजुअल आइटम, मतलब जितने कार्बन है रिएक्टेंट में उतने कार्बन प्रोडक्ट में, जितने हाइड्रोजन है उतने हाइड्रोजन है, जितने ऑक्सीजन है उतने ही ऑक्सीजन है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? सिर्फ व्हाट इज देन केमिकल रिएक्शन, फिर केमिकल रिएक्शन में जितने नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ रिएक्टेंट है उतने ही प्रोडक्ट के है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। इसका मतलब क्या है? रीअरेंजमेंट ऑफ आइटम इज नथिंग बट केमिकल रिएक्शन। मतलब केमिकल रिएक्शन में सिर्फ उन आइटम्स का, रिएक्टेंट आइटम्स का रीअरेंजमेंट होकर क्या बना रहा है? वो नया अरेंजमेंट फॉर्म कर रहा है, इसलिए उसकी प्रॉपर्टी अलग है, लेकिन उसमें जितने नंबर ऑफ आइटम्स है वो कैसे रहेंगे? सेम रहेंगे। इसलिए नंबर ऑफ आइटम्स इन रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ आइटम्स इन प्रोडक्ट। इसका मतलब रीअरेंजमेंट ऑफ आइटम्स इज नथिंग बट केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल हमने एक एग्जांपल लेके हम सॉल्व कर सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन प्लस ऑक्सीजन gives you कार्बन डाइऑक्साइड। सपोज दिस इज रिएक्शन, ये कंसीडर करते तो यहाँ पर नंबर ऑफ एटम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कार्बन का एक एटम है, ऑक्सीजन के 2 एटम है। कहां पर? रिएक्टेंट साइड में। कार्बन का एक एटम है, ऑक्सीजन के 2 एटम है। प्रोडक्ट साइड में चलते हैं, कार्बन का एक एटम है, ऑक्सीजन के 2 एटम है। इसका मतलब क्या हो रहा है? जितने एटम रिएक्टेंट में है उतने ही एटम प्रोडक्ट में। इसका मतलब होगा दे फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इन टर्म्स ऑफ मास कैलकुलेट करते हैं। सो मास ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा? मास ऑफ रिएक्टेंट, यहाँ पर रिएक्टेंट आपके रिएक्टेंट कितने हैं? मास ऑफ रिएक्टेंट 1 कार्बन प्लस 2 ऑक्सीजन, 1 कार्बन प्लस 2 ऑक्सीजन, तो कितना होगा? इक्वल टू एक कार्बन का होता है 12 प्लस 2 ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का एक एटम का वेट होता है 16, तो अगर ये कैलकुलेट करते हो तो आता है 44U।
इसका मतलब होगा मास ऑफ रिएक्टेंट कितना रहा 44U, राइट। तो वैसे ही मास ऑफ प्रोडक्ट निकालते हैं, मास ऑफ प्रोडक्ट, मास ऑफ प्रोडक्ट, मास ऑफ प्रोडक्ट में भी क्या है, एक कार्बन है, दो ऑक्सीजन है, तो इसका मतलब होगा वहां पर भी सेम कितना आ रहा है 44U। इसका मतलब क्या होगा, जितना मास रिएक्टेंट का है उतना ही मास प्रोडक्ट का है, लेकिन केमिकल रिएक्शन हो रही है। अब कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन की ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी से अलग है, लेकिन यहां पर जितने कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्टेंट में उतने ही कार्बन और ऑक्सीजन प्रोडक्ट में भी है। सिर्फ क्या हुआ, उनका रीअरेंजमेंट हुआ, और ये रीअरेंजमेंट हुआ मतलब उनकी केमिकल रिएक्शन हुई, लेकिन ना ही मास बढ़ा ना ही मास कम हुआ। जितना रिएक्टेंट का मास था उतना ही प्रोडक्ट का मास है। इसका मतलब होगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन में हम ना कह सकते मास को क्रिएट भी नहीं कर सकते, मास को डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते केमिकल रिएक्शन में। सिर्फ क्या कह सकते हैं, रिएक्टेंट का मास किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट के, मतलब रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास में कन्वर्ट हो रहा है। जितने रिएक्टेंट थे उतना ही प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। इसका मतलब वो कौन सा लॉ फॉलो कर रहे हैं, दे आर फॉलोइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नाउ इन दिस सेशन विल डिस्कस लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जिसको हम कह सकते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। According to this law, this is the second law of chemical combination. According to this law, हम कह सकते हैं in a chemical compound, the elements are always present in a definite proportion by mass. मतलब किसी भी कंपाउंड में, या सिंपल वर्ड में हम कह सकते हैं किसी भी केमिकल कंपाउंड का कंपोजिशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है। किसी भी केमिकल कंपाउंड का कंपोजिशन हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब इन सिंपल लैंग्वेज किसी भी केमिकल कंपाउंड का फार्मूला चेंज होगा नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहेंगे वाटर, अगर हम वाटर कहते हैं तो वाटर, सपोज वाटर, तो फार्मूला क्या वाटर का H2O, वाटर का फार्मूला H2O। तो हम कहेंगे वाटर में, चाहे मैं वो वाटर, सपोज आई ऑब्टेन दैट वाटर, मुझे वो मिल रहा है, सपोज रेन वाटर की बात कर रहा हूं, सो व्हाट इज फार्मूला ऑफ रेन वाटर, तो मैं कहूंगा H2O। रेन वाटर ऑब्टेन फ्रॉम ग्राउंड वाटर, उसको भी मैं H2O कहूंगा। मैं कहूंगा टी में वाटर का केमिकल फार्मूला क्या है, तो मैं कहूंगा H2O है। वाटरमेलन में वाटर का फार्मूला क्या है, तो मैं कहूंगा H2O। बॉडी में वाटर का जो हमारे प्रेजेंट है उसका केमिकल फार्मूला क्या रहेगा, तो H2O ही रहेगा। इसका मतलब होगा कि केमिकल कंपोजिशन ऑफ दैट कंपाउंड इज ऑलवेज कांस्टेंट। केमिकल कंपोजिशन कभी क्या नहीं हो सकती, चेंज नहीं हो सकती है। ये कहता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और डेफिनेट प्रोपोर्शन। जैसे हमने कहा वाटर, वाटर का मतलब मैं कहूंगा वाटर इज कंपोज्ड ऑफ 2 हाइड्रोजन आइटम एंड 1 ऑक्सीजन आइटम। सो ऑफ कोर्स वाटर में क्या है, वाटर में 2 हाइड्रोजन आइटम है और 1 ऑक्सीजन आइटम है, 1 ऑक्सीजन आइटम है। इसका मतलब वाटर में वेट मतलब मास रेशियो क्या होगा, हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन, तो मैं कहूंगा 2 हाइड्रोजन मतलब 2:16। 2:16 का मतलब होगा 2 एटम के जो हाइड्रोजन उसका मास है 2 और 1 एटम के ऑक्सीजन का मास क्या है 16। तो मैं कह सकता हूं इट इज ऑलवेज 1:8। मतलब रेशियो, मास रेशियो ऑफ वाटर इज ऑलवेज 1/8, चाहे वो टी वाटर रहे, चाहे वो अंडरग्राउंड वाटर रहे, चाहे वो रेन वाटर रहे, चाहे वो रिवर वाटर हो, चाहे वो कोई वाटर हो, लेकिन उसका जो मास का रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा 1/1:8 ही रहेगा। इसका मतलब उसका केमिकल कंपोजिशन कभी भी क्या नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। लाइक आप अगर अमोनिया लेते हो NH3, तो इसमें कहूंगा इसमें 1 नाइट्रोजन है एंड 3 हाइड्रोजन आइटम है, तो रेशियो क्या होगा मास का, मास का रेशियो हमेशा रहेगा 1 नाइट्रोजन का 14:3 हाइड्रोजन का 3। 14:3 इज अ मास रेशियो ऑफ अमोनिया। मतलब अमोनिया का फार्मूला क्या रहेगा NH3। आप वैसे ही हम लोग बेसिकली एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम कार्बन डाइऑक्साइड का एक एग्जांपल लेते हैं, उसको रिप्रेजेंट करेंगे। इसको और इजी एक्सप्लेन करने के लिए चलिए दूसरी तरह से इसको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मैंने कहा कार्बन डाइऑक्साइड, तो मैं कार्बन डाइऑक्साइड को कितनी तरह से बना सकता हूं। देखिए कार्बन को जला के कार्बन डाइऑक्साइड बना सकते हैं, राइट। कंबशन ऑफ कार्बन is basically form carbon dioxide। कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन करके मैं कार्बन डाइऑक्साइड को जनरेट कर सकता हूं, राइट। वैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट को मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके भी कैल्शियम
क्लोराइड प्लस CO2 प्लस वाटर, राइट। या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट को लेके, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये तो आप इसको डिकम्पोज करिए, आपको मिल जाएगा सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब इन सारे रिएक्शंस को देखिए, सारे रिएक्शंस को अगर हम देखते हैं तो एक कॉमन है कि सब में क्या फॉर्म हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब होगा, लेकिन इन सभी में कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या है, CO2, जिसमें एक कार्बन है और दो ऑक्सीजन है, एक कार्बन और दो ऑक्सीजन, और जिनका मास रेशियो क्या होगा, 1 कार्बन का 12:2 ऑक्सीजन इज 32, मतलब 12:32, या मैं कह सकता हूं इसे 3:8, 3:8, मतलब मास रेशियो क्या, प्रोपोर्शन बाय मास कितना है, 3:8। इसका मतलब 12 पार्ट किसके, कार्बन के, 32 पार्ट ऑक्सीजन के, 3:2 के प्रोपोर्शन में वो हमेशा प्रेजेंट रहेगा। इसका मतलब क्या है, देखिए इसमें कॉमन चीज क्या देख रहे हैं हम, इसमें देखिए स्टार्टिंग मटेरियल सबके अलग अलग है, मतलब मास रेशियो या प्रोपोर्शन ऑफ बाय मास नेवर बी चेंज, कंपोजिशन ऑफ मास, कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड नेवर बी चेंज, चाहे स्टार्टिंग मटेरियल चेंज हुआ। इन सब में देखिए, सब में अलग अलग स्टार्टिंग मटेरियल, मतलब सब में अलग अलग रिएक्टेंट है, लेकिन फार्मूला क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड ही बना। दूसरा, अलग अलग टाइप के रिएक्शन भी है, यहां पर देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, मतलब टाइप ऑफ रिएक्शन चेंज हुए, रिएक्टेंट चेंज हुए, टाइप ऑफ रिएक्शन चेंज हुई, रिएक्टेंट चेंज हुआ, रिएक्टेंट भी चेंज हुआ, रिएक्शन का टाइप भी चेंज हुआ, लेकिन कंपोजिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या नहीं हुई, चेंज नहीं हुई। कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या है, CO2, चाहे वो कार्बन से बनाए या फिर कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन करके बनाए, चाहे कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करके बनाए, आप उसके प्रिपरेशन के मेथड चेंज कर सकते हो, प्रिपरेशन करने के लिए अलग रिएजेंट यूज कर सकते हो, अलग रिएक्टेंट यूज कर सकते हो, लेकिन केमिकल कंपोजिशन क्या रहेगा, उसका कांस्टेंट रहेगा, उसका केमिकल कंपोजिशन क्या नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। और यही कहता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जिसका मतलब होगा इन केमिकल कंपाउंड द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट, in chemical compound the elements are always present in definite proportion by mass, that means definite proportion by mass मतलब उनका proportion fix रहेगा, मतलब उनका chemical composition कैसा रहेगा, fix रहेगा, उनका chemical formula क्या रहेगा, fix रहेगा, उनका chemical formula कभी भी क्या नहीं होगा, change नहीं होगा। चाहे आपने मेथड बनाने का अलग कर दिया हो, चाहे आपने अलग अलग रिएजेंट को लेके उनको बनाया हो, लेकिन उनका केमिकल कंपोजिशन क्या नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। In this session we'll discuss law of multiple proportions. Law of multiple proportions is introduced by John Dalton and इसका जो स्टेटमेंट होगा, स्टेटमेंट थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, बट ऑफकोर्स एक्सप्लेनेशन इज वेरी सिंपल। सो व्हाट इज एग्जैक्टली स्टेटमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर लॉ? If two elements form more than one compound, if two elements form more than one compound, then the ratios of the masses of second element which combines with the fixed mass of the first element will be ratio of simple whole number। मतलब इसको पढ़ा जाए तो ऑफकोर्स कंफ्यूजन लगता है, जैसे हम प्रीवियस लॉज को डिस्कस कर चुके। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बड़ा सिंपल है, मास नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, राइट, बट ऑफकोर्स इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर, बट इसका एक्सप्लेनेशन काफी सिंपल है। इसका एक्सप्लेनेशन समझने के लिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के तौर पर फिर इस स्टेटमेंट को हम लोग समझाते हैं। एग्जाम्पल लेंगे हम, सपोज हमने कहा A एंड B, ये हमने क्या लिए, दो एलिमेंट्स लिए, और इन दो एलिमेंट्स को हमने क्या किया, कंबाइन किया। तो ऑफकोर्स कंबाइन करने के बाद ऑफकोर्स दे आर गिविंग मोर देन वन कंपाउंड, एक से ज्यादा कंपाउंड बना सकते। तो इन्होंने सपोज इन्होंने दो कंपाउंड्स बनाए, जिसको हमने नाम दिया AB और दूसरे को नाम दिया हमने AB2। अब इस कंपाउंड में हमने क्या देखा, A का मास कैसा है, मास A का मास ऑफ A इज फिक्स्ड, वो चेंज हो रहा क्या, नहीं, मास ऑफ A फिक्स्ड है, लेकिन किसका मास हो रहा है, मास ऑफ B इज डिफरेंट।
मास ऑफ बी इज डिफरेंट, मतलब ए और बी कंबाइन होके दो कंपाउंड बना रहे, जिसका एक का फार्मूला ए बी और दूसरे का फार्मूला ए बी टू, जिसमें हम कह सकते हैं मास ऑफ ए दोनों में कैसा है, फिक्स्ड है, लेकिन मास ऑफ बी कैसा है, डिफरेंट है। तो आपको पहला स्टेटमेंट तो आपको समझ, पहला लाइन तो आपको समझ गया होगा, इफ टू एलिमेंट्स फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, जैसे हमने ए और बी लिए, उन्हें दो से एक से ज्यादा कंपाउंड फॉर्म किए, देन रेशियो ऑफ द मास ऑफ द सेकंड, मतलब सेकंड एलिमेंट विच कंबाइंड विद द फिक्स मास ऑफ फर्स्ट, इसका मतलब फर्स्ट का मास फिक्स है और दूसरे का मास क्या हो रहा है, डिफरेंट है, मतलब वो चेंज हो रहा है। तो अब वो जो चेंज होगा वो कैसे रहेगा, स्मॉल होल नंबर में ही रहेगा, मतलब उसका जो रेशियो रहेगा वो स्मॉल होल नंबर रहेगा, मतलब वो फ्रैक्शनल नहीं रहेगा, लाइक 1.5, 2.5, 1.2, 2.1 ऐसा नहीं रहेगा, इट शुड बी लाइक 1, 2, 3, इस तरह से होल नंबर का वो सिंपल रेशियो फॉर्म करेगा, ये कहेंगे। सपोज हमने कहा तो आपको हमने दो एलिमेंट लिए जिनमें से एक का मास फिक्स रखा, एक का हमने चेंज किया, दो अलग अलग कंपाउंड फॉर्म हुए। सपोज हमने यहाँ पर B का मास लिया है M1, इसमें मैंने B का मास लिया है M2, मैंने B का ही लिया क्योंकि A का मास क्या है, फिक्स्ड है, A का मास फिक्स्ड है, B का मास क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो आपको क्या कहता है लॉ, M/M2, मतलब ये रेशियो जो रहेगा MS/M2, M1:M2 का जो रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा, दैट शुड बी स्मॉल होल नंबर। वो स्मॉल होल नंबर का रेशियो रहेगा रेशियो ऑफ लिख सकते हैं, रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर, वो जो रेशियो रहेगा, ये जो रेशियो किसका, M1/M2 का जो रेशियो रहेगा वो स्मॉल होल नंबर रहेगा, ये कहता है ये लॉ। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम तीन अलग अलग एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल हम लेंगे, जैसे हमने कहा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अगर हमने दो एलिमेंट लिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग कंपाउंड्स बनाते हैं, दो अलग अलग कंपाउंड, दो फेमस कंपाउंड इसके पहले हम लिख लेते हैं, दो फेमस कंपाउंड हम लिख लेते हैं, इसके दो फेमस कंपाउंड होंगे H2O और हाइड्रोजन पेरोक्साइड। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो अलग, मतलब कोर्स कॉम्बिनेशन का मेथड अलग है, राइट, रिएक्शन कंडीशन अलग है, लेकिन दो कंपाउंड बनाते हैं, एक वाटर बनाता, मतलब एक बनता है वाटर, दूसरा बनता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब अगर ये लॉ अप्लाई करते हैं तो इसमें हम कहेंगे, बेसिकली इसमें अप्लाई करते हैं तो इसमें दो एलिमेंट है, एक एलिमेंट है आपका हाइड्रोजन और दूसरा है आपका ऑक्सीजन। अब इनका रेशियो अब यहां पर देखेंगे, एक का मास हमें क्या करना है, फिक्स होना चाहिए। जैसे यहां पर किसका, हाइड्रोजन इज इक्वल टू सपोज 2 ग्राम, तो इसमें भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड में भी हाइड्रोजन कितना है, 2 ग्राम ही है। इसका मतलब हाइड्रोजन का वेट कैसा है, फिक्स्ड है। दैट मींस यहां पर ऑक्सीजन का वेट कितना होगा अभी, 16 ग्राम, यहाँ पर ऑक्सीजन का वेट 16 ग्राम हुआ, तो इन दैट केस ऑक्सीजन, यहाँ पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का वेट कितना है, 32 ग्राम्स, राइट। इसका मतलब इसमें M1 कौन है, M1 को मैंने सपोज 16 ग्राम लिया, तो M2 कितना हो गया, 32 ग्राम्स हो गया, M2 ये हो गया, बिकॉज यहाँ पर हाइड्रोजन का मास कैसा है, फिक्स्ड है। हमको सेकंड का मास क्या करना है, मतलब सेकंड, एक एलिमेंट का मास फिक्स है, फर्स्ट एलिमेंट का मास फिक्स है, सेकंड का कैसा है, डिफरेंट है, लेकिन जो डिफरेंट रहेगा वो कैसे रहेगा, रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर वो होना चाहिए। तो इस केस में M1/M2 का रेशियो जो रहेगा वो रहेगा 16/32, जिसको आप लिख सकते हैं 1/2, 1/2 मतलब रेशियो इज 1:2, रेशियो इज 1:2, रेशियो कैसा है, 1:2 रेशियो है। इसका मतलब है हाइड्रोजन फॉर्म होने के लिए जितना ऑक्सीजन लगेगा उससे डबल ऑक्सीजन लगेगा, किसे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को फॉर्म करने के लिए। लेकिन रेशियो कैसा आया, 1:2, सिंपल है, होल नंबर है, ये फ्रैक्शन में आया क्या, नहीं, यही ये लॉ कहता है। सिमिलरली आप एग्जांपल ले सकते हैं, दूसरा एग्जांपल अगर लेते हैं तो कार्बन एंड ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन, अब जब कार्बन और ऑक्सीजन बेसिकली कंबाइन होंगे तो दो वेल फेमस कंपाउंड्स बनाएंगे, जिसको हम कहते हैं बेसिकली कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ये दो कंपाउंड बनेंगे। इसका मतलब होगा जब मैंने कार्बन डाइऑक्साइड को लेस एयर अगर मैंने लेस एयर सप्लाई की तो वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। मोर एयर सप्लाई की, मतलब एक्सेस एयर सप्लाई की, ऑक्सीजन सप्लाई किया तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अगर मैं यहाँ पर रेशियो कैलकुलेट करता हूँ, चलो कमान यहाँ पर रेशियो कैलकुलेट करते हैं, इन दोनों में रेशियो कैलकुलेट करते हैं। किसका किसका रेशियो कैलकुलेट करना है आपको, दो रेशियोज हमको कैलकुलेट करने। एक रहेगा कार्बन और ऑक्सीजन की बात करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन इज इक्वल टू कितना है, कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम है, राइट। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर 16 ग्राम लेते हैं, राइट। तो यहाँ पर कार्बन कितना है 12 ग्राम है, लेकिन ऑक्सीजन कितना है 32 ग्राम हो गया, यहाँ पर 32 ग्राम,
राइट। इन दिस केस अगर आप लेते हैं रेशो आप अगर लेते हैं तो रेशो क्या बनेगा, रेशो यहाँ पर रहेगा m1, ये रहेगा m2, मतलब रेशो क्या है 16 into 32, तो ऑफकोर्स ये भी क्या आएगा 1:2, मतलब ये भी रेशो आएगा 1:2। अगर आपने उल्टा ले लिया, अगर आपने सपोज CO2 पहले लिखा तो रेशो क्या रहेगा 2:1, ये चलेगा 2:1, बट ऑफकोर्स वो क्या होना चाहिए, स्मॉल होल नंबर ही होना चाहिए। अगर आपने कार्बन डाइऑक्साइड इधर ले लिया, कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसा लिया, तो रेशियो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, 2:1 होगा, वो उससे कोई फर्क नहीं होगा, सिंपल होल नंबर होना चाहिए। इस केस में हम कहेंगे कि जितना ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म करने के लगता है, उससे डबल ऑक्सीजन किसके लिए लगेगा, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन के लिए लगेगा। इस तरह से हम कह सकते हैं, या फिर हम सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के लिए जितना ऑक्सीजन लग रहा है उसका हाफ ऑक्सीजन किसको लगेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड को फॉर्म करने के लिए लगेगा। आप उल्टा रेशियो भी लिख सकते हैं, राइट। तीसरा एग्जांपल लिख सकते हैं सल्फर एंड ऑक्सीजन। सल्फर और ऑक्सीजन में आप देखेंगे SO2 एंड SO3, ये दोनों में भी रेशियो 1:2 है, इसलिए हमने तीसरा एग्जांपल लेते कि ऐसा जरूरी नहीं का यहाँ पर कोइंसिडेंटली 1:2 रेशियो आया है, लेकिन यहाँ पर कुछ और आ सकता है, अलग अलग रेशियो हो सकते हैं, लेकिन याद रखना वो हमेशा सिंपल होल नंबर रहेंगे, फ्रैक्शन नहीं होंगे, राइट। SO2 में एक बात करते हैं, ये दोनों अगर बनाते हैं हम यहाँ पर, राइट, यहाँ पर अगर हम देते सल्फर और ऑक्सीजन, यहाँ पर सल्फर का वेट होगा 32 ग्राम्स, यहाँ पर भी सल्फर का वेट होगा 32 ग्राम्स, यहाँ पर ऑक्सीजन होगा यहाँ पर 32 ग्राम से ऑक्सीजन बनेगा, यहाँ पर 48 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन बनेगा, ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, राइट। 3 ऑक्सीजन के आइटम्स, इसलिए 48 ग्राम्स हो गया। तो रेशो क्या होगा, रेशो होगा ये होगा आपका M1, ये होगा आपका M2, सो M1 M2 का रेशो जो रहेगा वो रहेगा 30:48, इसका मतलब हम कह सकते हैं 2:3, तो मतलब रेशियो क्या रहेगा 2:3। सो ऑफ कोर्स द रेशियोज इज, हमने क्या कहा, रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर, देखिए 1:2 या 2:1, उल्टा लिखा आपने, तो यहाँ पर भी सेम, आप 3:2 या 2:3, यहाँ पर भी 1:2 या 2:1 आप लिख सकते हैं। लेकिन आपको बोलते हुए हमने किस तरह से, हमने कार्बन डाइऑक्साइड में कहा, अगर हमने जिस मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड को फॉर्म करने के लिए जितना ऑक्सीजन लगता है उससे डबल ऑक्सीजन लगता है किसे, कार्बन डाइऑक्साइड को फॉर्म करने के लिए, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड को फॉर्म करने के लिए जितना ऑक्सीजन लगता है उसका हाफ ऑक्सीजन किसको लगता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को फॉर्म करने के लिए लगता है, ऐसा आप कह सकते हैं। तो रेशियो इज 2:3। तो इसका मतलब होगा 2 से ज्यादा एलिमेंट अगर कंबाइन होते, 2 से मतलब 2 elements are combined more than form more than one compounds, एक से ज्यादा कंपाउंड्स अगर बनाते हैं तो उनमें जो फर्स्ट टू सेकंड का जो रेशियो रहेगा, वो रेशियो फर्स्ट एलिमेंट टू द सेकंड एलिमेंट का जो रेशियो रहेगा, कॉम्बिनेशन का रेशियो रहेगा, वो रेशियो कैसा रहेगा, सिंपल होल नंबर, एंड दिस इज बेसिकली लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। In this session, we'll discuss next combination law called as law of gaseous volume. Law of gaseous volume का मतलब basically what? This law is applicable only for those reaction which takes place in a gaseous phase, मतलब जिसमें reactant भी गैस है, प्रोडक्ट भी गैस है, दोनों भी गैस है, तो ही ये लॉ अप्लाई होगा। मतलब दिस लॉ इज अप्लीकेबल फॉर गैसेस रिएक्टेंट एंड गैसेस प्रोडक्ट, जिसमें दोनों भी क्या होते हैं, गैसेस होते हैं, उनके लिए बेसिकली हम इसे यूज करते हैं। इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय गे लुकास ने इसको इंट्रोड्यूस किया। व्हाट इज एग्जैक्टली स्टेटमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर लॉ? स्टेटमेंट इज इन द गैसेस रिएक्शन, जैसे हमने कहा कि सिर्फ गैसेस रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल है। इन द गैसेस रिएक्शन द रिएक्टेंट्स आर ऑलवेज कंबाइंड इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम। क्या बोला गया है? द रिएक्टेंट्स आर ऑलवेज कंबाइंड इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम एंड फॉर्म प्रोडक्ट एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसका मतलब सेम टेम्परेचर और प्रेशर का मतलब होगा टेम्परेचर और प्रेशर जब कांस्टेंट होगा तो रिएक्टेंट ऑलवेज कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो या बेसिकली सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम। सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम का मतलब होगा कि जो वॉल्यूम रेशियो रहेगा वो सिंपल रहेगा, वो फ्रैक्शनल नहीं होगा, वो 1:3, 1:1, 2:2, 2:3, 1:3 लाइक ऐसे सिंपल रेशियो में होगा, लेकिन वो फ्रैक्शनल नहीं होगा। ये कहा था, ये मतलब इंटरप्रिटेशन होगा लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम का। इसे समझने के लिए हम, बिकॉज ऑफ कोर्स ये स्टेटमेंट थोड़े कंफ्यूजिंग लगते हैं, लेकिन एग्जाम्पल के साथ समझे तो बड़े आराम से समझ सकते हैं। इसके लिए सपोज हमने एक एग्जाम्पल ले लिया कि हमने कहा ए गैस रिएक्ट विद
B 2B गैस gives you, या 3 ही लेते इसको, gives you 2C गैस। सही, राइट। समझने के लिए थोड़ा सा ट्विस्ट हमने कर लिया, लेकिन यहाँ पर पहला चीज जी मतलब सभी रिएक्टेंट भी गैस है, प्रोडक्ट भी गैस है, मतलब लॉ अप्लाई हो सकता है, बिकॉज ये सिर्फ किसको होता है, गैसेस रिएक्शन के लिए होता है। अब यहाँ पर देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल क्या होगा इसका वॉल्यूम, तो हमने कहा बेसिकली हम इसे डिफाइन करते हैं। दूसरा यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर एंड प्रेशर। प्रेशर कैसे है, सेम है, टेम्परेचर और प्रेशर से मतलब कांस्टेंट है, लेकिन कितनी वैल्यू है वो नहीं पता हमें। वॉल्यूम ने टेम्परेचर और प्रेशर दिया है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड नहीं दिया है। कहा है कि टेम्परेचर और प्रेशर क्या है, सेम है, मतलब कांस्टेंट है, बट ऑफ कोर्स कितने इस पर है। जैसे फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड 273 केल्विन पर है या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर है, ये कुछ भी दिया नहीं गया, क्योंकि यहाँ पर अगर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 273 केल्विन कहते तो हम कहते थे एक मोल का वॉल्यूम कितना होता था, 1 मोल ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल टू 22.4 लीटर्स। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया, सिर्फ कहा गया सेम टेम्परेचर और प्रेशर। इसलिए हम क्या कहेंगे, बड़ा सिंपल रेशो बनाएंगे, तो हम कहेंगे 1 वॉल्यूम ऑफ ए। अब हमने वॉल्यूम वर्ड यूज किया, यहाँ पर हमने वॉल्यूम वर्ड यूज किया, यहाँ पर ना ही आपने कोई भी मतलब मैग्नीट्यूड, कोई यूनिट अपने कंसिडर नहीं किया, हमने सिर्फ जनरल वर्ड यूज किया वॉल्यूम। द रीजन इज वेरी सिंपल, बिकॉज़ टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट दिया है, लेकिन कितना ये हमें नहीं पता, इसलिए वो वॉल्यूम कितना होगा वो भी हम नहीं बता सकते, सिर्फ रेशियो कैलकुलेट कर सकते। तो ए का एक वॉल्यूम 3 वॉल्यूम ऑफ बी के साथ क्या होता है, रिएक्ट होता है। मतलब एक इसका इंटरप्रिटेशन हम बता रहे लॉ का, ए का एक वॉल्यूम बी के 3 वॉल्यूम के साथ रिएक्ट होगा, तो ऑफ कोर्स यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा उसके कितने बनेंगे, 2 वॉल्यूम बनेंगे। जनरली देखा जाए तो कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग तो हम कहते थे कि एक का मास इसके साथ रिएक्ट करो तो यहां पर 4 आना चाहिए था, लेकिन ये वॉल्यूम है, ये मास नहीं है, वॉल्यूम अलग रहेगा इसका। और कोई ऐसा लॉ बना नहीं अब तक जिसको हम कह सकते कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम कंजर्व होता है, ऐसा कोई लॉ नहीं बना है। इसका मतलब उसे मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से कोरिलेट नहीं करना है कि यहाँ पर अगर एक वॉल्यूम इसका 3 वॉल्यूम इसके जनरेट हो रहे तो 4 वॉल्यूम बनना चाहिए थे। नो, वॉल्यूम इज डिफरेंट। तो इसीलिए हमने कहा एक वॉल्यूम ए का रिएक्ट हो रहा है 3 वॉल्यूम ऑफ बी, तो हमें 2 वॉल्यूम ऑफ क्या मिल रहा है, सी मिल रहा है, तीनों। तो ऑफ कोर्स रेशियो क्या रहेगा, रेशियो इज 1:3:2। रेशियो क्या रहेगा, 1:3:2। अब देखिए कितना सिंपल रेशियो, ये रिएक्टर का ही प्रोडक्ट है, मतलब रेशियो कितना है, बहुत सिंपल है। कहीं भी फ्रैक्शन है क्या, नहीं, कोई फ्रैक्शन नहीं। तो इसीलिए वो कहा, मतलब लॉ क्या कहता है, द रेशियो बाय वॉल्यूम एंड form the product at same temperature is very simple. Simple ratio रेशियो क्या है, 1:3:2। दिस इज बेसिकली रेशियो। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कहा हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद द क्लोरीन गैस टू फॉर्म 2HCl गैस, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पर रेशियो कैसे बनेगा, यहाँ पर वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम, तो इसका मतलब क्या होगा, 1 वॉल्यूम आप H2 गैस का एक वॉल्यूम लेंगे, एक वॉल्यूम क्लोरीन गैस का भी लेंगे, एक वॉल्यूम। अब वो एक वॉल्यूम कितना होगा, 1 ग्राम होगा, 1 मोल होगा, वो हम नहीं बता सकते, बिकॉज वो डिपेंड रहेगा टेम्परेचर प्रेशर, क्योंकि कांस्टेंट दिया है। देन 2 वॉल्यूम्स ऑफ HCl, मतलब रेशियो क्या होगा, 1:1:2, 1:1:2। दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अमोनिया फॉर्मेशन। अमोनिया फॉर्मेशन में हम क्या कहते हैं, अमोनिया फॉर्मेशन में हम कहते हैं नाइट्रोजन गैस, बैलेंस लिखना पड़ेगा रिएक्शन यहाँ पर, प्लस 3 हाइड्रोजन गैस gives you 2NH3 गैस, राइट, 2NH3 गैस। चलो इसको ऐड करते, आप इसका निकालते हैं, तो 1 वॉल्यूम ऑफ N2 रिएक्ट विथ 3 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन गैस gives you, कितना मिल रहा है आपको, 2 वॉल्यूम्स ऑफ NH3। मतलब रेशियो क्या होगा, 1:3:2। देखिए रेशियो कैसे, सिंपल रेशियो है, 1:2। ये देखिए सेम आ रहा है यहाँ पर 1:1:2 या 1:3:2, यहाँ पर सारे देखिए। इसका मतलब यहाँ पर जो रेशियो आ रहा है कैसा है, वो रेशियो कैसा है, वो सिंपल रेशियो है। सिंपल रेशियो है मतलब फ्रैक्शनल नहीं है। 1.2 क्या है, क्या 3.5 आया क्या, फ्रैक्शनल नहीं है, स्मॉल होल नंबर का रेशियो रहेगा, ये कहा था। ये इसका इंटरप्रिटेशन होता है अकॉर्डिंग टू द
लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम. सो ऑफ कोर्स हम कहेंगे इन गैसेस रिएक्शन द reactants are always combined in a simple ratio by volume and form product at same temperature and pressure. तो इस तरह से आप उसको क्या कर सकते हैं, बेसिकली एग्जांपल के साथ कोरिलेट करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा उसे समझना. Now in this session we will discuss Avogadro's law. Avogadro's law is another combination law, chemical combination law which is introduced by Avogadro's ने इस लॉ को एक्सप्लेन मतलब इंट्रोड्यूस किया, इसलिए Avogadro's law. स्टेटमेंट देखिए, इसका स्टेटमेंट बड़ा सिंपल, इसका सिंपल स्टेटमेंट है द वॉल्यूम ऑफ गैस राइट. बट ऑफकोर्स कंडीशन क्या है, कंडीशन है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर और टेम्परेचर कैसे रखा गया, कांस्टेंट. सो वॉल्यूम ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर इज proportional to the number of moles or molecule of gas present. मतलब गैस का वॉल्यूम कितना होगा, मतलब जितना गैस का वॉल्यूम होगा उतने ही नंबर ऑफ मोल उसमें क्या होंगे, नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, उतने ही नंबर ऑफ मोल्स होंगे. मतलब हम कह सकते हैं इसका सिंपल स्टेटमेंट, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल. इसका मतलब होगा यहाँ पर V स्टैंड फॉर क्या है, V, या हम इसको इक्वेट कर देते हैं वॉल्यूम इज इक्वल टू K, दैट्स कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इनटू n. इसका मतलब है भाई V का मतलब होगा वॉल्यूम ऑफ गैस एट constant temperature and pressure at constant temperature and pressure. Of course n का मतलब होगा number of moles of gas, right? number of moles of gas, they are directly proportional. मतलब जितना, जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये बलून लेते हैं, बलून में अगर हमने एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर, अगर यहाँ पर हमने क्या किया, बेसिकली यहाँ पर सपोज इतने सपोज नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल है और अपने इसमें अगर और गैस मॉलिक्यूल रिपेल किए, मतलब और गैस मॉलिक्यूल अगर इंट्रोड्यूस किए तो अल्टीमेटली उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. मतलब वो क्या होगा, एक्सपांड होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर. जैसे हम पंप से नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल उसमें क्या करेंगे, अलाउ करेंगे, जैसे नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल यहाँ पर बढ़ेंगे तो अल्टीमेटली उसका वॉल्यूम भी क्या होगा, बढ़ेगा. मतलब बलून आपका जो छोटा बलून था वैसे ऐसा एक्सपांड होना शुरू हो जाएगा. एक्सपांड हो रहा है इसका मतलब क्या है, उसमें वॉल्यूम बढ़ रहा है. और वॉल्यूम क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि उसमें हम नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल हम उसमें क्या कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. तो जितने नंबर इंट्रोड्यूस करेंगे तो अल्टीमेटली वो क्या होगा, एक्सपांड होगा. लेकिन इस वक्त हमको क्या रखना पड़ेगा, टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब जिस फ्लो से हम उसको पास कर रहे हैं वो फ्लो हमें कांस्टेंट रखना पड़ेगा, टेम्परेचर भी हमें कांस्टेंट रखना पड़ेगा. तब हम कह सकते हैं वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस. इसे हम सिंप्लीफाई करने के लिए बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस को हम लिख सकते हैं n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं मास ऑफ गैस, या हम इसका मास ऑफ गैस अपॉन उसका क्या होगा, मोलर मास ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस. हम ये कह सकते हैं, इसका मतलब हम कह सकते हैं m बाय या w by m. तो ऑफ कोर्स इक्वेशन नंबर 1 becomes वॉल्यूम इज इक्वल टू k into w by m. और सपोज मुझे m निकालना है, m इज नथिंग बट द मोलर मास ऑफ गैस, तो m इज इक्वल टू या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस, सो m इज इक्वल टू k into w by v. तो इस तरह से हम उसका मोलर मास भी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं. मतलब अगर वॉल्यूम दिया है तो मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं, मोलर मास दिया है तो क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अकॉर्डिंग टू द Avogadro's law.